हेलो बैकबेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो देखो, कल हमने हमारा जो शेयर स्ट्रेस था हमारे सॉइल के ऊपर, उसके बारे में सारी बेसिक चीज़ें मोर कुलाम जो हमारा मोर कुलाम थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करने वाले हैं शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन सॉइल। तो देखो, हमारे पास मेनली चार जो शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं वो चार टेस्ट होते हैं मेनली। पहला होता है हमारे पास डायरेक्ट शेयर टेस्ट, दूसरा होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट, तीसरा होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और जो चौथा होता है वो होता है वेन शेयर टेस्ट। ये हमारे पास चार मेन टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आती है ड्रेनेज कंडीशन टेस्ट, मतलब जो इन टेस्ट के अंदर भी कुछ ड्रेनेज कंडीशंस होती हैं, उनके बेसिस पे टेस्ट ये जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। तो आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो देखो, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या होता है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हमारे पास कुछ ऐसा हमारा एक सेटअप होता है जिसके अंदर ये हमारा एक पूरा एक सेटअप है। इसमें यहाँ पर हमारे पास बीच में एक ये हमारा एक स्क्वायर सा या सिलेंड्रिकल हमारे पास एक सेटअप होता है। उसके अंदर हमारे यहाँ पर सॉइल सैंपल को रखा जाता है। अब सॉइल सैंपल हम यहाँ पे रख दिए, इसकी साइज़ अराउंड 60 to 90 mm होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे मेटल ग्रिड्स को रखा जाता है। अब यहाँ पर पहले मैं बता दूँ आपको कि ये जो टेस्ट है हमारे पास, ये हो रहा है हमारा जो ड्रेन सॉइल है, ड्रेन केस के लिए हो रहा है। तो ड्रेन केस के अंदर हम मेटल ग्रिड्स यूज़ करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मेटल ग्रिड्स रखती, उसके बाद में ये हमारे पास पोरस स्टोन यूज़ किया है हमने, जिससे कि वाटर हमारा यहाँ पे जो है बाहर निकल सके, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक स्टील बॉल है जिसके थ्रू हम यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं हमारी सॉइल के ऊपर। तो ये इसको हम कहते हैं लोडिंग योक। अब देखो, सॉइल सैंपल के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस तो हमने लगा दिया, बट अब हम यहाँ जो यहाँ इस साइड से हम यहाँ पर एक प्रूविंग रिंग होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पर हमारा शेयर स्ट्रेस जनरेट करने के लिए लोड लगाते हैं। अब यहाँ से लोड लगाते हैं, जब हम यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस लोड लग गया, प्रूविंग रिंग से हमने शेयर स्ट्रेस जनरेट करने के लिए लोड लगा दिया। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड जो हमारे पास शेयर फेलियर प्लेन है वो हमारे पास प्री डिफाइंड है कि यहाँ से हमारा शेयर फेल होगा, यहाँ से सॉइल का जो फेलियर होगा वो इस जगह से होगा। तो हमने पहले से इसमें इस केस के अंदर हमारे यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करी हुई है। अब जब ये यहाँ से लोड लगाएगा तो ये यहाँ पे नीचे रोलर सेट है, ठीक है। ये रोलर्स हैं या कुछ भी एक पहिए मान लो, तो उसके थ्रू ये क्या है मूव करेगा। जब यहाँ से लोड लगेगा तो जैसे ये आगे मूव करेगा तो यहाँ पे जो हमारी सॉइल है इस पूरे के अंदर, ठीक है, ये यहाँ से शेयर ऑफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब शेयर ऑफ होगी तो ये जो यू आर्म है ये इसको यहाँ पे स्टेबल रखता है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होता है। तो ये तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। तो अब ये वाला मूव करेगा, तो अब जब ये वाला मूव करेगा तो ये जो हमारी प्रूविंग रिंग है यहाँ पे, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितना यहाँ पे हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा जो भी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ये मेजर कर लेता है। तो उसकी वैल्यू जैसे ये मेजर करता है तो उससे हमारे यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी पता चल जाती है। तो हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ इस तरीके से यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो सॉइल सैंपल है उसकी 3-4 मतलब कुछ एक स्पेसिमेन रखते हैं हमारे पास में। तो उन अलग अलग स्पेसिमेन पे हम अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं और जिसकी स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इन जो भी हमने लोड लगाया और जो हमने यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लगाया और जो प्रूविंग रिंग से हमने शेयर स्ट्रेस लगाया, तो हम वही मोर कुलाम वाले थ्योरी से हम यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे हमारे पास ये किस तरीके से ग्राफ हमारा प्लॉट होता है। तो अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया किसके, हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है और जो शेयर स्ट्रेस है उनके बीच में। तो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि शेयर हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है और जो ये शेयर स्ट्रेस है उनकी पोजीशन यहाँ पर कैसे आएगी और क्यों आएगी। तो अगर वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो अब देखो, जो हमारी जो सॉइल हमने लिया है उसके अंदर हमारे पास कोई भी यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर नहीं लग रहा है। तो पोर वाटर प्रेशर नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा। तो वही जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है वही हमारा यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस लग जाएगा, क्योंकि हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं है, पोर वाटर प्रेशर नहीं लगेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो देखो, हमने जो हमारी जो सॉइल थी उसकी जो कोहेजन स्ट्रेंथ थी वो हमने यहाँ तक हमारी सी हमने मेजर पहले ही कर रखी थी। तो हम उसकी इतनी स्ट्रेंथ हो हम यहाँ पर सी डाल देंगे। अब देखो, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस लगाया नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकला, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पहले केस में जब हमने पहली बार टेस्ट किया तो सपोज करो हमारे पास ये आ गई सिग्मा बार 1, दूसरे केस में आ गई सिग्मा बार 2 और तीसरे केस में आ गई है हमारे पास सिग्मा बार 3।
तो उसकी वजह से हमने जो shear स्ट्रेस लगाया, तो यहाँ पर सब ये सपोज करो ये निकाल लो हमारे पास टो F1 टो F2 सेकंड के लिए, और थर्ड के लिए हमारे पास ये आ गई टो F3। तो अब यहाँ से हमने जब हमारी सॉइल जब जो हमारा shear स्ट्रेस है वो जब इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमने जैसे कल खींची थी वैसे ही हम आज भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक डाल देंगे। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हमारी सॉइल फेल होगी। कितने? जो हमारा यहाँ पर हमने फाई एंगल निकाला था, फ्रिक्शन एंगल जो हमारा निकाला था, उसके एंगल पे हमारे पास ये फेल होगी। और जो ये पूरा सेटअप जो हमारा तैयार हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर सॉइल हमारे पास shear स्ट्रेस की वैल्यू और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, और इन दी एंड हमारे पास जो सॉइल फेल होगी उस कैसे फेल होगी, तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। किसमें? ड्रेन टेस्ट में, बाय द डायरेक्ट shear टेस्ट। तो देखो हमारा टो एफ क्या होगा, अगर जो हमारा shear स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? P/A। तो अब यहाँ से P की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से? तो P की वैल्यू हमारे पास निकल सकती है Kn जो होता है। अब इसकी K की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है जो हमारा कोफिशिएंट होता है shear, जो हमारा जो गेज लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, उसका कोफिशिएंट इनटू n क्या है? जो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर जितने हमारा मूवमेंट हो रहा है वो। तो देखो Kn का यूनिट होता है हमारे पास माइक्रोमीटर, और n जो होता है Kn का यूनिट होता है किलो न्यूटन पर माइक्रोमीटर, और ये जो है हमारे पास n इसका होता है नंबर ऑफ पॉइंट जितना ये हमारा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो n की यूनिट क्या हो जाएगी? माइक्रोमीटर। अब देखो जब टो एफ के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो Kn अपॉन एरिया कितना है? पर मीटर स्क्वायर। तो Kn की यूनिट कितनी हो जाएगी? Kn अपॉन माइक्रोमीटर इंटू माइक्रोमीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? टो एफ की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमारा यहाँ पे स्ट्रेस हमने निकाल लिया, जो वैल्यू हमने पुट करी हमारी वहाँ से आई है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड करके सारी हमारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब देखो डायरेक्ट shear टेस्ट में हमारे पास एक एडवांटेज रहता है कि इसमें हम तीनों जो कंडीशंस हैं हमारी ड्रेन, अनड्रेन्ड और कंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन्ड, तो उसमें हमारी तीनों हम कवर कर सकते हैं। उन तीनों कंडीशंस पे हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो सकता है। तो हमारी जो सबसे पहले आता है अनड्रेन्ड टेस्ट, उसके अंदर हम हमारी जो अभी हमने यूज़ करी थी प्लेट ग्रिड्स, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो ड्रेन्ड है उसके अंदर हम परफोरेटेड यूज़ करते हैं, प्लेन ग्रिड्स की जगह हम परफोरेटेड यूज़ करते हैं। और जो अनड्रेन्ड कंसोलिडेटेड है उसके अंदर भी हम परफोरेटेड जो है ग्रिड्स ही यूज़ करते हैं। अब देखो टाइमिंग की बात करें, जो ड्रेन टेस्ट होता है उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर सॉइल सेट होने में कंसोलिडेशन का पूरा प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से उसमें 2 to 5 डेज लग जाते हैं। बट जो हमारा अनड्रेन्ड कंसोलिडेटेड टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, ये 5 to 10 मिनट्स में ही हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सॉइल है उसको वाटर जो प्रेजेंट होता है उसको ड्रेन नहीं करवाना पड़ता, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, अब बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशन के बारे में। सो लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट shear टेस्ट, इसमें क्या होता है हमारे पास मेनली 4 लिमिटेशन होती है। पहली लिमिटेशन जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा shear फेलियर प्लेन है वो इसके अंदर आइडेंटिफाइड फिक्स्ड होता है। अब देखो हमारी कोई सॉइल है ना, अगर हमने पहले ही उसका फेलियर प्लेन डिसाइड कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं से फेल होगी। क्यों? क्योंकि वीक पॉइंट तो कोई और भी हो सकता है। सपोज करो अगर ये वीक पॉइंट हुआ तो वो सॉइल फिर यहाँ से थोड़ी फेल होगी, वो सॉइल तो यहाँ से फेल होगी। तो पहली लिमिटेशन तो यही होगी कि इसके अंदर फेलियर प्लेन जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है। दूसरी लिमिटेशन क्या होती है कि इसके अंदर जो पोर वाटर प्रेशर होता है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिटर्मिनेशन या कोई भी फॉर्मूला या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर इससे डायरेक्ट shear टेस्ट से हम यहाँ पर सॉइल के ऊपर निकाल ही नहीं सकते, तो वो चीज़ यहाँ पर पहले ही खत्म हो जाती है। तो इस वजह से ये भी एक लिमिटेशन लग जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर नहीं निकाला जा सकता। तीसरा जो होता है उसके अंदर ये आता है कि इसके अंदर जो ड्रेनेज होता है वाटर का, उसके लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉपर कोई भी वे नहीं है वाटर ड्रेनेज के लिए, तो इस वजह से टेस्ट यहाँ भी फेल माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी ड्रेनेज की लिमिट लग जाती है। फाइनल जो चौथी लिमिट आती है वो आती है जो हमारा shear स्ट्रेस फेलियर है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब फेलियर प्लेन का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं दिखाता है, ठीक है। Thank you for watching this video, friends. If you like the video, give it a thumbs up, and if you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. You can also follow us on Instagram. Link is in the description. See you in the next video, friends. Keep learning, keep supporting. Bye bye.